तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप सभी के एग्जाम 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में अगर आप सभी का एग्जाम है तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर टॉप मोस्ट 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी के एग्जाम डेट अगर 30 सितंबर और 14 नवंबर के बीच में अगर होगा तो इस क्लास को आज एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस क्लास के अंदर मैं आप सबको ऐसे 5 टॉपिक बताने वाला हूं जिसके अंदर से आपसे कि 100% 5 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और साथ में आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि ये देखा जाए कि आप लोग कितने अपने एग्जाम के प्रति अपना प्रिपरेशन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केरल, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु और सी में उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो बताना है कि आप सभी को कौन से राज्य में इसको अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि माता पिता के क्रोमोजोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है। बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के बायो से लिया गया। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि X6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2019 में भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन थे। कह रहा है कि जून 2019 में भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन थे। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरेन रिजिजू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार कैसा होगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार कैसा होगा। बराबर होगा, बहुत बड़ा होगा, या बिंदु के बराबर होगा, या बहुत छोटा होगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मान के चलते हमने अवतल दर्पण को ले लिया, ठीक है ना, और अवतल दर्पण लेने के बाद इस पर फोकस को बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर जो छाया बनेगा कह रहा है कि प्रतिछाया जो बनेगा आकार उसका होगा वो बड़ा होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है
उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरुदासपुर, जलालाबाद या तलवंडी या फिरौल। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तलवंडी में हो जाएगा, तलवंडी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी में से नहीं है। 7 को हो जाएगा बी, यानी कि यूनिलीवर। यूनिलीवर, बाकी सब आप सभी के महिंद्रा ग्रुप, इन्फोसिस या आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारे आप सभी के बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर जो है आप सभी की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करें कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए, ठीक है ना। करें कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 8 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2013 में जो क्या हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम को लागू किया गया था 2013 में, याद रखिएगा। चलिए 9 के और बात करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जून 2019 में भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन थे। तो ये बता चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजिजू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ के विकृत गंधिता का कारण है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। करें कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। 11 का हो जाएगा ए, यानी कि रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अरुंधति राय को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मान बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मान बुकर पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 14 नंबर की अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत यानी किंगडम से संबंधित है। अमीबा, तो 14 का आ जाएगा सी, यानी कि प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लास आप सभी के लिए डेली अपलोड किया जाता है इस क्लास के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गंधार कला
किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? 15 का आ जाएगा आप सभी का, यानी कि कुषाण हो जाएगा, कुषाण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 16 नंबर की निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? 16 का जगह बी, यानी कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया ऑप्शन नंबर बी। अब हड़प्पा सभ्यता आई गई, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। इस बात को याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। इसमें बहुत सारे चीज़ देखने को मिले, खुदाई हो रहा था, तो ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? 17 का ए, यानी कि कपिल देव को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में संविधान बनने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? 18 का जगह VN राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा VN राव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आप सभी को कुछ युग्म दिया गया है जिसको आप सभी को अच्छे तरीके से मैच करना है, कौन सा मैच है कौन सा मैच नहीं है। तो 19 का जाएगा आप सभी को मैं बता दूं कि DSC यानी कि ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, तमिलनाडु ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला 20 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? आपसे में 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे कि आपसे के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस टॉपिक में से एक टॉपिक की आपसे के अनुच्छेद, आप सभी के अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। वो चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन दे या ना दे, लेकिन इसका क्वेश्चन जरूर देगा आप सभी के अनुच्छेद से संबंधित, इस बात को याद रखिएगा। 20 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि अनुच्छेद 51A हो जाएगा। अगला है कि भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान का नाम क्या है? यह हो जाएगा मनप्रीत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? 22 का हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान अंगीकार किया था हिंदी प्रारूप कब किया गया था? 23 का हो जाएगा ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम की बात करते तो ये हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? 25 का हो जाएगा डी, यानी कि कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? 26 का हो जाएगा उसी का बी, यानी कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो हो जाएगा उसी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र में इसका कोई भी अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। अभिलेख है, सॉरी मैंने इसको शिलालेख आई थिंक पढ़ लिया, ये सॉरी शिलालेख है, ठीक है ना, शिलालेख। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी आप सभी के 28 का हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त काल की थी। अगला क्वेश्चन आप सभी का 29 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दाला के बात करते तो 29 का हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो हो जाएगा आपसी के अफ्रीका महाद्वीप में। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप लोग स्टूडेंट पहले ये बता दीजिए कि आपसी को 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आप लोग रियल में अटेंड कर पाए हैं। तो आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।